नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो 24 का चक्रवर्ती, जिसमें आज सियासत की खबरें मैं आपको बताऊंगी। वो खबरें जो 24 के चुनाव पर सीधे तौर पर असर डालती हैं, पिछने लगी है रणनीतियां बना। 24 के इंटरव्यू में आज जो बात करेंगे उनमें सबसे पहले आपको बता दूं, बात होगी सनातन का जो विरोध इस वक्त तो शुरू हो चुका है, उस लेकर होगी, क्योंकि ऐसा लगने लगा है जैसे सनातन का विरोध करना इंडिया के नेताओं का एजेंडा बन चुका है। उदयनिधि स्टालिन और तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी के बाद अब सनातन के विरोध की आवाज आई है सीधे बिहार से। नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की। चंद्रशेखर ने क्या कहा, पहले सुना, फिर इस खबर के हर बहुत ही बारीकी से बात हुई। 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपका वहां है और रहेगी जीवन भर में। ये जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो किनवा पर 10 करोड़ भाग कहा तो फिर पर 10 रुपया को नहीं रखा, हमको इस बात का। और ये कोई पहला मौका नहीं था जब बिहार के शिक्षा मंत्री की जुबान जब खुली तो इस तरह की बात निकली हो, बल्कि जनवरी 2023 में नफरत फैलाने वाला, समाज को बांटने वाला ग्रंथ बताया था रामचरितमानस को। फिर यह सिलसिला वहां पर नहीं रुका, बल्कि फिर यह सिलसिला आगे बढ़ता है फरवरी 2023 में, जब कहा जाता है कि जो कूड़ा कचरा है उसे साफ करने की जरूरत है। उसके बाद 2023 में पोटेशियम साइनाइड से तुलना की जा रही है। तो यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 2023 में जनवरी से शुरू हुआ था, सितंबर महीना आ चुका है, सितंबर के महीने तक पोटेशियम साइनाइड की बात होने लगी है। तो यह सनातन पर किस तरह से हमला बढ़ता जा रहा है आप समझ सकते हैं। और देखिए, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। ये जो चौपाई है इसका जिक्र कर करके बार बार विरोध किया जाता है रामचरितमानस का। और यह कोई पहला मौका नहीं जब रामचरितमानस की एक चौपाई का जिक्र हुआ हो, बल्कि इसके अलावा भी यह 2 से 3 चौपाई को चुन लिया गया जिन पर लगातार बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हमला बोल रहे हैं। इस बार आपने देखा ही किस तरह से वो थाली का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि चाहे उसमें कितने ही पकवान रखे हो, अगर उसमें जरा सा चुटकी भर पोटेशियम साइनाइड हो तो क्या आप खाएंगे। जरा आप समझिए कि किस तरह से सनातन पर हमले लगातार जारी है। एक एक करके जरा देखिए कि कैसे ये नेता लगातार सनातन पर हमला बोल रहे हैं। जब आप बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की बात करते हैं तो वो रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड से तुलना करते हैं, लेकिन ये इकलौते नहीं है। फिर अगला नाम आता है तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री का, पोनमुडी। तमिलनाडु में वो क्या कहते हैं, सनातन को खत्म करने के लिए ही हमारा गठबंधन है। फिर एक और नाम आता है तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन का, सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। वो कोरोना वायरस से तुलना कर देते हैं, वो इसके अलावा आपका डेंगू मलेरिया से तुलना कर देते हैं। फिर ए राजा तो और बढ़ चढ़कर HIV एड्स से तुलना करते हैं सनातन की, सामाजिक कलंक बताते हैं, सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से होनी चाहिए सनातन की तुलना, वो इस बात का जिक्र करते हैं। और फिर HIV एड्स से इसकी तुलना कर देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी पार्टी के, वो क्या कहते हैं कि रामचरितमानस बेकार है और इसे बैन कर देना चाहिए। वो तो सनातन के अस्तित्व को भी नकारते हैं। यह सिलसिला किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है वो आप समझ सकते हैं, कैसे इन नेताओं के ये बयान लगातार सनातन के ऊपर एक बड़ा हमला है। और जाहिर सी बात है देश की आबादी इससे प्रभावित होती है। और देखिए, अब जब बात हो रही है तमाम खबरों की जो कि सियासत पर सीधे तौर पर असर डालती हैं, तो इसमें यूपी की सियासत में आप जानते हैं कि दलितों का कैसे बड़ा किरदार है। दलित वोटर्स दरअसल वो हैं जो बीएसपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन 80 और 90 के दशक तक दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण कांग्रेस के लिए सबसे मुफीद हुआ करते थे, कांग्रेस के साथ ही रहा करते थे। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे कांग्रेस का यह वोट बैंक यानी दलित वोट बैंक छिटकने लगा। अब एक बार फिर से कांग्रेस अपने इसी समीकरण पर काम करना शुरू कर चुकी है। क्या है यह समीकरण, जिसमें दलितों को अपने साथ लाना है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अब यह मांग उठ रही है कि खड़गे को 2024 का जब चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश की ही किसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। यानी अपने समीकरण पर वापस लौटने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को जो सियासी जमीन देने की तैयारी है वो है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अपनी पैठ
जमाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में दलित वाला दांव कांग्रेस खेलने की तैयारी कर रही है। अब उन सीटों का जिक्र करते हैं जिन सीट पर उनके चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए जो मुफीद सीट मानी जा रही है वो है इटावा नंबर 1 और नंबर 2 बाराबंकी। तो कहां से लड़ सकते हैं खड़गे चुनाव? या तो वो इटावा हो सकता है या फिर बाराबंकी। आप जरा जानिए, जब आप इटावा की बात करते हैं तो यहां के जातीय समीकरण को जब समझते हैं तो यहां पर जो दलितों का वोट बैंक है वो काफी ज्यादा है, इसीलिए कांग्रेस मुफीद मान रही है अपने लिए इस सीट को। इसीलिए नंबर 1 पर इस बात की चर्चा बड़े जोरों से चल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर उनको उतारा जाए तो यह सीट सबसे मुफीद हो सकती है। अब कांग्रेस की बुनियाद से जुड़ी सीट है, दलित काशीराम इटावा से पहली बार सांसद बने थे साल 1991 के अंदर। अब इसमें एक और फैक्टर है जो शायद ही आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही बारीकी से क्योंकि बता रही हूं कि किस तरीके से वहां पर कांग्रेस अपने समीकरण को बिठाने की कोशिश कर रही है। तो आपको याद होगा एओ ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, उनकी पोस्टिंग इटावा में ही हुई। तो आप जरा समझ सकते हैं कि कांग्रेस कैसे अपने रीएस्टैब्लिशमेंट पर जब काम कर रही है जहां से आगाज होता है इस राजनीति का जो कांग्रेस की रही, जिस समीकरण को साधने के साथ ही कांग्रेस ने यूपी की पॉलिटिक्स में अपनी पैठ बनाई। अब देखिए जातीय समीकरण को भी जरा बारीकी से समझ लीजिए। दलित जो वोट बैंक है वो है 4,50,000। यादव वोट बैंक की जब बात करते हैं यहां पर तो आता है 2,25,000। फिर ब्राह्मण की अगर बात करते हैं तो यह संख्या है 2,50,000 की। ठाकुर जब वोट की बात आती है तो ठाकुर वोट है यहां पर 90,000। अल्पसंख्यकों की जब बात आती है तो 1,25,000 का यह आंकड़ा है। और जब लोधी की बात आती है तो यह है आंकड़ा 1,20,000 का। शाक्य 1,25,000। पाल बघेल की अगर बात करते हैं तो यह है 1,10,000। इस जातीय समीकरण से जरा बारीकी से आप समझ लीजिए कि इटावा का जातीय समीकरण कैसे कांग्रेस को अपने लिए मुफीद लगता है। देखिए हमने जिक्र किया कि जो राजनीति रही उसमें आपका मुस्लिम वोट बैंक, उसमें वोट बैंक। अब मल्लिकार्जुन खड़गे को वहां पर उतारकर दलितों को अपने साथ लाने की कोशिश की जा रही है एक बार फिर से, यानी जो पिछला समीकरण था उसी पर ही अपनी राजनीति को और पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है साल 2024 से पहले। और यूपी में आप जानते हैं कि जातीय समीकरण कितना ज्यादा मैटर करता है। अब इंडिया के लिए इटावा क्यों सेफ है, अब जरा ये भी समझिए। दरअसल कांग्रेस की बुनियाद से जुड़ी सीट है ये, अखिलेश और शिवपाल यादव का दबदबा माना जाता है। दलित वोटर्स की यहां पर बड़ी संख्या है। ओबीसी और मुस्लिम यहां पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। अगर इंडिया गठबंधन वहां पर काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है मल्लिकार्जुन खड़गे अगर जिस सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो गठबंधन के नियमों के तहत यह अपील तो कांग्रेस भी कर सकती है कि कम से कम वहां पर समाजवादी पार्टी अपना कोई प्रत्याशी ना उतारे। अब चलिए बाकी की और खबरों का रुख करते हैं क्योंकि ये तमाम खबरें 24 के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण हैं और आज से ये प्रयास जब शुरू हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि 2024 तक इसका जो इफेक्ट है वो कैसे बढ़ता जाएगा। अब बात होगी समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री आजम खान की। वो आजम खान जो उत्तर प्रदेश में इतना दबदबा रखा करते थे कि अगर उनकी भैंस भी जाया करती थी तो पुलिस वाले उनकी भैंस को ढूंढने जाया करते थे। लेकिन उन्हीं आजम खान के ठिकानों पर आईटी की टीम बैठी है। लगातार छापेमारी का सिलसिला चल रहा है। मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। सलाखों के पीछे लगातार थे आजम खान, बड़ी मुश्किल से बाहर आए और अब चर्चा इस बात की जोरों से हो रही है कि जिस तरीके से लगातार छापेमारी की कार्रवाई चल रही है इसमें ऐसा ना हो कि कुछ सबूत ऐसे हाथ लगे कि आजम फिर से सलाखों के पीछे पहुंच जाए। आजम के खिलाफ बुधवार से आयकर विभाग का ऑपरेशन डी लगातार जारी है। आजम के खिलाफ में यह कार्रवाई क्यों हो रही है आइए वो आपको बताते हैं और कहां कहां पर यह कार्रवाई हो रही है वो भी आपको बताते हैं। मामला जुड़ा है जौहर अली ट्रस्ट से जुड़ा हुआ, जिसकी फंडिंग को लेकर आईटी की लगातार रेड चल रही है। आप जो तस्वीरें इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आप पूरी जानकारी समझ पाएंगे कि कैसे ये चर्चा इस बात से लगातार बढ़ती जा रही है कि फिर से कई सलाखों के पीछे तो नहीं जाएंगे। यूपी के कई जिलों में छापेमारी हो रही है। दस्तावेजों पर कोडवर्ड में नाम लिखे हुए मंत्री रहते हुए ट्रस्ट को आजम ने दान किए 40 करोड़ रुपए। रामपुर के कई शैक्षिक संस्थानों ने ट्रस्ट को अब जो है वो लाखों रुपए दिए। नोटबंदी के दौरान में भी ट्रस्ट को 10 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर पूरा फंड मिला।
3 दिन से लगातार रेड चल रही है। रामपुर के कई शैक्षिक संस्थानों ने ट्रस्ट को लाखों रुपए दिए। तो ये कुछ फैक्टर है जिस पर इस वक्त लगातार जांच चल रही है। विदेशी फंडिंग की जांच हो रही है, नोटबंदी के दौरान ट्रस्ट को मिले 10 करोड़ के चंदे की जांच हो रही है, कोर्ट वर्ड में जो डॉक्यूमेंट्स पर नाम लिखे हैं उन पर जांच हो रही है, जिलों में छापेमारी हो रही है। अब ये वो तस्वीर आपके सामने है कि कहां कहां पर रेड हो रही है। सीतापुर में, सहारनपुर में, मेरठ में, गाजियाबाद में 48 घंटों से लगातार रेड जारी है। विदेशी फंडिंग की जांच हो रही है। रामपुर में 3 जगहों पर रेड चल रही है, लखनऊ में 2 जगह पर, सीतापुर में, सहारनपुर में। तो ये वो जिले हैं जहां पर तेजी से लगातार ये रेड जो है वो चल रही है। और ये रेड कहां कहां पर हो रही है? खुद आजम खान के ठिकानों पर, उनके जो अपने सगे संबंधी हैं उनके ठिकानों पर, उनके दोस्तों के ठिकानों पर। जितने लोग आजम खान से मिलने जेल में गए उन सब के पास इस वक्त आईटी की टीम मौजूद है। अब इस पूरी रेड की कार्रवाई में एक नाम और एक तस्वीर बहुत ज्यादा चर्चा में है। वो नाम है एकता कौशिक का। ये कौन है एकता कौशिक? ये एकता कौशिक जौहर ट्रस्ट का काम देखती रही हैं। आजम फैमिली की बहुत करीबी मानी जाती है, इसलिए फैमिली मेंबर के तौर पर एकता को देखा जाता है। हर बार आजम के साथ में वो नजर आती हैं। आजम के बेटे अदीब की बैचमेट रही हैं एकता। गाजियाबाद के राजनगर के सेक्टर 9 में एकता के पास में कोठी है, बंगला है, गाड़ी है। एकता के घर पर जब छापेमारी हुई तो काफी अहम दस्तावेज वहां पर भी मिले। और बीते कुछ महीनों में एकता ने BMW खरीदी, मर्सिडीज खरीदी और तो और जगुआर भी खरीदी। तो ये सब भी वहां पर आईटी की टीम को मिले हैं। अब जाहिर सी बात है, एकता ने जगुआर, BMW कहां से खरीदी, इस पर भी लगातार पूछताछ जारी है। और अब बात होगी काशी नगरी की, यानी वाराणसी। विश्वनाथ धाम के दर्शन करने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद में लगातार इजाफा है। आप जान रहे हैं कि काशी में आज लाखों में जो भक्त हैं वो जाते हैं और यही वजह है कि वहां पर आने वाले लोगों की संख्या है उसमें रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। धाम के लोकार्पण के बाद से ही अगर अब तक की बात करते हैं तो लगभग हर महीने कम से कम 31 लाख भक्त लगातार दर्शन कर रहे हैं। और काशी कॉरिडोर में फूड कोर्ट है, रेस्टोरेंट है, बगैर प्याज लहसुन का शुद्ध भोजन मिलता है। काशी दर्शन के लिए टूर पैकेज अवेलेबल है, बुजुर्गों के लिए मुमुक्षु भवन है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर आज जब इतने सारे टूर पैकेजेस हैं, जब जो टूरिस्ट हैं उनको लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की तादाद भी वहां पर बढ़ रही है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालें। दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 तक के जब आंकड़ों का जिक्र करते हैं, 74,59,471 श्रद्धालु आए हैं। 2022 के सावन महीने में ही लगभग 76,81,561 श्रद्धालु आए हैं। 2023 के ही सावन महीने की बात करते हैं, जुलाई के महीने में 72,02,891 का आंकड़ा है श्रद्धालुओं के आने का। और 2023 के सावन माह में जो अगस्त का महीना था, 95,62,206। 2021 की बात करें दिसंबर की तो 48,42,716 का आंकड़ा था। 2022 की जनवरी से लेकर दिसंबर तक की अगर बात करते हैं तो यह आंकड़ा 7,11,47,210 का था। अब 2023 की बात करें, यानी इसी साल की जनवरी से 11 सितंबर तक की, यानी आज तक की तारीख की हम बात करते हैं, तो 4,12,81,823 श्रद्धालु हैं जो आए हैं। और देखिए, अपने जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर के दिन पीएम मोदी देश को एक और सौगात देने जा रहे हैं। यशोभूमि विश्व स्तरीय एक्सपो सेंटर, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को द्वारका में यशोभूमि नामक भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो सेंटर IICC के पहले चरण के संचालन के साथ मजबूत किया जाएगा।